वेस्ट बैंक में आज फिर बड़ी घटना हो गई जब जला में चेक पॉइंट जो जेनिन में है वहां पर एक्सप्लोजिव डिवाइस फिर से पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने छोड़ी। बड़ा ब्लास्ट हुआ और उसमें कई इजरायली घायल हैं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 29 जनवरी 2025। देखिए, हम आपके सामने हमेशा हमने खुल के बात की है। अब इस चैनल को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करना नहीं करना वो आपके ऊपर है। मैं कई बार कह चुका हूँ, लेकिन उस तरह का एक्टिविज्म मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है आप लोगों की तरफ से, और मैं कब तक आपको डांटता रहूं। तो ये देखिए, अभी हो सकता है कि अगर इसी तरह से चीज़ें चलती रहीं तो मुझे कुछ दिनों के लिए ये बंद करना होगा। हालांकि कोई अगर बड़ी घटना होती है, जैसे ईरान अटैक करता है, ये करता है, तो मैं लाइव वापस आऊँगा। गलती आप लोगों की भी उस तरह से मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग ज़्यादा एक्टिव हो सकते थे जो नहीं हुए। ये भी एक वो सब जो भी आपके एक एक जो आदमी जो मेरी तारीफ भी करता है, सबके लिए मैं कह रहा हूँ, कोई इसमें से बचा नहीं है। आप लोग एक एक्टिविस्ट की तरह काम नहीं कर पाए। अमरीश मिश्रा स्पीक्स के ये जो 2 चैनल मेरे बंद हुए, इस तीसरे चैनल के लिए। बहरहाल अब चलिए, जो भी हुआ तो अब वही बात है कि मैं देखिए आगे करूँगा कि नहीं करूँगा, अभी वो स्थिति पे डिपेंड करता है। कल मेरा एक वीडियो ज़रूर कुंभ मेले पे आएगा, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी ट्रेजिडी हो गई है और सैकड़ों लोग मारे गए हैं, और उसमें जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका बिल्कुल एक ब्रूटल टाइप का नज़रिया है। वो सच्चाई मतलब बिल्कुल असंवेदनशील जो नज़रिया है वो सामने आ रहा है। अभी देखिए, जो आज की जो हेडलाइंस हैं उसमें जो इंजर्ड हैं, लेबनान में 24 लोग इंजर्ड हुए, जबकि इजराइल ने नबाते एल फौका एरिया में उसने बॉम्बिंग की, जिसमें 24 सिविलियंस घायल हो गए। आपको बता दें कि लेबनान में जस की तस सिचुएशन बनी हुई है और जनता लगातार लौट रही है। लेबनीज आर्मी को भी जनता का साथ देना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह अपनी राजनीति में वहां पर कामयाब है। उसके बाद देखिए, यूएस आर्मी ने 90 पेट्रियट मिसाइल्स इजरायली वेयर हाउस से पोलैंड शिफ्ट की यूक्रेन को डिलीवरी के लिए। ये देखिए, कम से कम ट्रंप के आने से ये सब बातें तो समझ खुल के आ रही हैं। वो बाइडेन तो छुपा लेता था। तो बहरहाल इससे देखिए ये साबित हुआ कि पूरा जो यूएस, इजराइल और पोलैंड तो ऑब्वियसली नेटो में है, और उसके बाद यूक्रेन को कैसे इजराइल के माध्यम से भी हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। उसके बाद एक बड़ी और खबर है। देखिए, ट्रंप का वही बात मैं कह रहा हूं कि ट्रंप हमें अभी किस तरफ पलटेगा नहीं पता। ट्रंप ने कहा है कि यूएस अपनी सीरिया से ट्रूप्स हटा सकता है। ये बड़ी खबर है। यूएस सीरिया से अपनी ट्रूप्स हटा सकता है, और इसमें इजराइल ने अपनी चिंता जाहिर की। उसके बाद देखिए, गाजा की जो पूरी स्थिति है कि आज भी डिस्प्लेस लोगों का आना जारी रहा। 5 लाख से ऊपर लोग साउथ से नॉर्थ गाजा पहुंच चुके हैं, लेकिन जो उनकी समस्याएं हैं और जो गाजा में हमास की सरकार लौट आई है, वो जिस तरह का सेटअप कर रही है, उसमें एक डिटेल एक तरह से अपील हमास की सरकार ने पब्लिश की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमें इतने टेंट्स की ज़रूरत है, हमें इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है। जो एड ट्रक्स आ रही हैं वो शुरू हो गया आना। इजरायली सेना विड्रॉ भी कर गई है नेत्जरीम कॉरिडोर से, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से भी काफ़ी हद तक विड्रॉ कर गई है। लेकिन एड वो कम है। जो प्रॉमिस किया गया था कि 600 ट्रक रोज़ आएंगी, अभी वो नहीं आ रहा है, और उसको आगे बताएंगे और क्या हो रहा है। उसके बाद देखिए, जो एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि जो इनके ट्रंप के जो मिडिल ईस्ट एनवॉय हैं विटकॉफ, जिनकी सीज फायर में अहम भूमिका रही, वो दोबारा आ रहे हैं, और वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं फर्स्ट हैंड कि किस तरह से वो मतलब गाजा की सिचुएशन क्या है। क्योंकि देखिए क्या है कि ट्रंप के पूरे इसमें कार्यकाल में एक नया अप्रोच लेने की कोशिश लोग कर रहे हैं, खासतौर पर इजराइल को लेके ट्रंप के लोग आश्वस्त नहीं है। और जैसे बाइडेन था कि पूरी तरह से जो नेतन्याहू कहता था वो करता था, यहाँ पर बार बार ट्रंप ये कहता है कि इजराइल उसको पूरी ठीक तरह से रिपोर्ट नहीं देता, इसलिए उसने विटकॉफ को भेजा है, और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। उसके बाद देखिए, जो जनता लौट रही है गाजा में, वो बहुत खुश है, और वो कह रही है कि अब इजराइल, क्योंकि नेत्जरी में एक्सेस, बताइए वहाँ रोड बिल्ड की, सब कुछ हुआ। नेत्जरी में एक्सेस में पहुंच के लोग कह रहे हैं कि अब कहाँ, अब सेना कहाँ है, अब वो आईडीएफ कहाँ है जो ये दावा करती थी कि हम गाजा पे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे।
उसके बाद देखिए एक इजिप्ट से भी कमेटी आई, नेज़रीम चेक पॉइंट तक आ गई और उसने हेल्प किया, मतलब गाजा के जो डिस्प्लेस लोग हैं उनकी मदद की। उसके बाद देखिए इजरायली सरकार में एक नई क्राइसिस आ गई है। जो फाइनेंस मिनिस्टर जो स्मोत्रिच, अच्छा इसको मैं आपको बताऊं, जो इजरायली गवर्नमेंट की क्राइसिस है ये ये मतलब महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 3 एंगल है। देखिए इजराइल में आप 3 हिस्सों में देख लीजिए। एक सेकुलर जायनिस्ट है, जायनिस्ट सब है जो मानते हैं कि वो सुपीरियर रेस है और उसको रूल करना चाहिए, अपार्थाइड स्टेट है, वो सब कुछ है, नस्लवादी हैं सब। लेकिन उसमें भी 3 उसमें फैक्शंस हैं। एक तो उसमें देखिए जो सेकुलर जायनिस्ट है, दूसरा मतलब जो उस तरह से धर्म को विश्वास नहीं करते, जायनिज्म में बिलीव करते हैं कि सुपीरियर रेस है। उसके बाद जो है दूसरे वो जो है नियो रिलीजियस जायनिस्ट हैं, जो स्मोत्रिच और बेन गिवर हैं, नियो रिलीजियस जायनिस्ट। और उसके बाद जो तीसरे हैं वो हरेदी हैं, जो ऑर्थोडॉक्स जो जूडिज्म को भी मानते हैं और जायनिज्म को भी मानते हैं। और एक हिस्सा वो अलग है जो जूडाइज्म को मानता है, यहूदी धर्म को मानता है, लेकिन जायनिज्म को बिल्कुल नहीं मानता। उसमें भी सेकुलर अलग, मतलब सेकुलर रिलीजियस दोनों हैं, लेकिन हम उससे को इस समय अलग करते हैं क्योंकि उसका से इजराइल में बहुत नहीं है इस समय। तो ये जो 3 फैक्शन है, अब लड़ाई ये हो रही है कि जो हरेदी हैं वो कह रहे हैं कि हम युद्ध में नहीं जाएंगे लड़ने। इजरायली सेना इतनी अपने को ओवरस्ट्रेच कर चुकी है, सीरिया में घुस गई है। अब गाजा पे देखिए पूरी तरह से हार रहे थे तो इसलिए वापस लिया उन्होंने, मतलब वापस हुए। वेस्ट बैंक में अभी यह स्थिति है कि लगातार आईडीएफ मार खा रही है। 7वां 8वां दिन हो गया है। उसके पहले पैलेस्टीन अथॉरिटी लगी थी लेकिन नहीं तोड़ पा रही, वो रेस्ट्रिक्शन को नहीं तोड़ पाएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ घटनाएं हो रही हैं जिसमें हेलीकॉप्टर जा रहे हैं। आज मैंने बताया जैसे जो जलामे में जो जलामे चेक पॉइंट है उसमें घटना हुई। 900 चेक पॉइंट्स पूरा इजराइल ने लगाए हुए हैं, लेकिन उन चेक पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, उसकी क्या वो वाकई रेजिस्टेंस को वहां दबा पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब सवाल है। क्योंकि अल्टीमेटली स्मोत्रिच का ये एजेंडा है कि वेस्ट बैंक को हम एनेक्स करें, क्योंकि उसकी वो जो न्यो रिलीजियस जो जायनिस्ट है तो उसका एजेंडा है। अब यहां पर क्राइसिस ये हो रही है कि हरेदी कह रहे हैं हम लड़ने नहीं जाएंगे। अब हरेदी को आप नाराज नहीं कर सकते क्योंकि नेतन्याहू की जो अभी सरकार है उसमें जो लिक्विड पार्टी है, जो राइट विंग एक नेतन्याहू की पार्टी है, जो जो रिलीजियस जायनिस्ट है, और उसमें हरेदी पार्टी का भी, शास पार्टी उसका भी एक अच्छा प्रतिनिधित्व है। और वो ये कह रही है शास पार्टी कि ये जो कोशिश हो रही है नया बिल लाने की कि हरेदीज भी कॉन्स्क्रिप्ट हों, फिर उनके ऊपर बहुत मतलब उनके कन्फ्रंटेशन हुए हैं इजरायली पुलिस से, लेकिन ये लॉ पास हो जाएगा तो फिर उनके ऊपर लाजिम हो जाएगा, कार्रवाई भी उनके ऊपर हो सकती है। तो ये जो तो अब इस सवाल पे जो स्मोत्रिच हैं या बेन गिवर ने तो खैर अभी रिजाइन कर दिया है। स्मोत्रिच ने पार्लियामेंट में, इजरायली पार्लियामेंट में कहा कि अब देखिए इसको अगर ये बिल पास नहीं होता है तो आप बजट वाला पास करा दो, उसके बाद हम लोग हो सकता है कि पार्लियामेंट को डिसॉल्व करके नए चुनाव में जाएं। ये पूरी स्थिति पैदा हो गई है, नए चुनाव में जाने की इजराइल की पूरी स्थिति इस समय है। और ये मेरे ख्याल से नेतन्याहू का एक तरीके का अंतिम दौर है, क्योंकि हर जगह से ये पूरी मतलब फिर से चुनाव हो गए तो नेतन्याहू को जीतना बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली आज के माहौल में। और फिर एक दूसरी स्थिति इजराइल में पैदा हुई। उसके बाद देखिए करीब एक कुछ आंकड़े पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इंस्टीट्यूशन से आए। आज भी 2 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स इजरायली कस्टडी में मारे गए। 58 पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स अभी तक इजरायली कस्टडी में मारे जा चुके हैं। उसके बाद देखिए लेबनान में जो हिजबुल्लाह के एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हुसैन अल हसन, उन्होंने भी ये कहा है कि अमेरिका इजराइल को कवर दे रहा है। इजराइल वहाँ से 18 फरवरी तक की डेडलाइन उसने मांग ली, लेकिन ये डेडलाइन हमने उसको नहीं दी है और हिजबुल्लाह कभी भी अपने ऑपरेशन शुरू कर सकता है। उसके बाद देखिए जो एक चैनल 12 में एक जो करीब 7 कैदी जो इजराइल हमास ने छोड़े, 7 महिला कैदी, उसमें से एक महिला कैदी का चैनल 12 में इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू का, जब हम गिरफ्तार मतलब जब हमास की हम कैद में थे तो हम
अल जजीरा देखते थे, कभी कभी हमको अलाउ किया जाता था, तो उसमें नेतन्याहू का हम क्लिप देखते थे। हमेशा वो हमास के खिलाफ और लड़ाई जीतने की बात करता था, लेकिन प्रिजनर्स के बारे में बात नहीं करता था कि हम होस्टेजेस को वापस लाएंगे। जबकि शुरू में 7 अक्टूबर के बाद नेतन्याहू ने वादा किया था कि होस्टेजेस को वो जिंदा हमास को खत्म करेगा और होस्टेजेस को जिंदा वो वापस इजराइल लाएगा। तो वो कहते कि नेतन्याहू पूरे समय कभी भी वॉर जब तक चल रही थी तब तक उसने प्रिजनर्स की बात नहीं की। और फिर उसने कहा कि मेरा एक ऐसा हालात मेरे हो गए थे कि मुझे बिजली भी नहीं चाहिए थी, ये टीवी भी नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। ये देखिए पूरी एक जो स्थिति है इन लोगों की थी। और उस दिन देखा आपने देखा किस तरह से मुस्कुराते हुए चेहरे और सारी चीज़ें। उसके बाद जो इजराइल जिव जो कि मेजर जनरल हैं आईडीएफ में, वो उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को ये बात पता है कि वो वापस गाजा में लड़ाई शुरू नहीं कर सकता है। जो होस्टेजेस के वापस आने की बात है, अगर सारे होस्टेजेस वापस आ गए और फिर हमास का रूल क्योंकि बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, हमास अपना पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो 7 अक्टूबर 2023 के पहले जो स्ट्रक्चर था वही वापस आ रहा है। और वो पूरा आ गया है लगभग। मतलब कितने फाइटर्स तो उसमें फैयाद हुसैन वगैरह जो इजराइल के मोस्ट वांटेड हैं, वो इस समय घूम रहे हैं सड़कों पे खुलेआम। वहां कोई तो वो जो पूरी सिचुएशन है, हमास वापस आ गया ये कह रहे हैं। और उसके बाद अब हम कैसे घुसेंगे, अब हम घुसेंगे किस आधार पे घुसेंगे, कैसे घुसेंगे, ये दुनिया भी नहीं मानेगी। ये भी इस चीज को कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए जो रेजिडेंट्स है जो यारोन में, लेबनान में जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए थे, लेकिन यारोन में अभी भी जनता टिकी हुई है, यारोन से हिली नहीं है। और यारोन एक टेस्ट केस है क्योंकि हौला और बाकी जगह मारून अल रस वगैरह में जनता लेबनीज आर्मी की मदद से सेटल वहां होना शुरू हो गई। इजराइल वहां से पीछे हट गया है। यारोन में भी एक कन्फ्रंटेशन हो रहा है। आज मैंने जैसे शुरू किया था कि 24 लोग घायल भी हुए, नबेतिये में वहां पर बम्बार्डमेंट किया इजराइल ने। लेकिन इसका भी जो मोमेंटम है वो पूरी तरह से जो लेबनीज रेजिडेंट्स हैं जो वापस आ रहे हैं उनके पक्ष में। उसके बाद देखिए आज अल तकवा प्रेयर भी हुई, जो कि ये कई जायनिस्ट नहीं चाह रहे थे ये हो, लेकिन वो हुई। सुर बहर एक जगह है जो जेरूसलम में है, वहां पर। उसके बाद एक देखिए एक और इम्पॉर्टेंट जो ट्रंप की लीडरशिप में हुआ कि यूएस सेनेट ने एक बिल रिजेक्ट कर दिया जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे सैंक्शन लगाने वाला था। और बाइडेन ने प्रपोज किया था कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में वो सैंक्शन लगाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और योव गैलेंट को वॉर क्रिमिनल्स कहा। तो इसलिए वो एक बात थी, क्योंकि इसके बिल्कुल भड़क गए थे नेतन्याहू कि हम वॉर क्रिमिनल हमारे तो उस पर मतलब यूएस गवर्नमेंट ने रिफ्यूज कर दिया कि हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो वारंट नेतन्याहू के खिलाफ है वो जस का तस रहेगा। उसके बाद आज एक और बड़ी घटना हुई जब एक इजरायली सोल्जर बल्कि था, ये याकोव एबिथॉन, ये सिविलियन क्लोज में नॉर्थ गाजा के आसपास घूम रहा था। जो वहां अभी भी जो इजरायली फोर्सेस बॉर्डर पे हैं, उन्होंने अपने ही आदमी पे गोली चला दी। और ये कॉन्ट्रैक्टर भी था। अब लोग कह रहे हैं कि ये आपस की लड़ाई मिलिट्री में है, कॉन्ट्रैक्ट किसको मिले किसको नहीं मिले, उसका भी ये कुछ एंगल है। बहरहाल उसको मार दिया। अब ये फिर इजरायली आर्मी ने कहा कि अरे हम तो सोच रहे थे कि ये फिलिस्तीनी है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं, इसको फ्रेंडली फायर कहा जाता है। उसके बाद देखिए 11 अमेरिका के मेडिकल प्रोफेशनल्स, अमेरिका के जो सिटीजन हैं, जो जनवरी 2024 से गाजा में हैं और लगातार जो गाजा की मेडिकल नीड्स हैं उसको देख रहे हैं, उनको इजराइल ने डिटेन कर लिया है और अमेरिका वापस उनको नहीं जाने दे रहा है। और इसको लेके ट्रंप आग बबूला है। और इस चीज को लेके जो मेरी खबर है कि काफी सख्त एक आदान प्रदान ट्रंप और नेतन्याहू में हुआ है। और भी एक बड़ा डेलीगेशन है डॉक्टर्स का जो वापस जाना चाहता है। अब गाजा में सीज फायर हो गया, जिसको वहां पर इजराइल नहीं जाने दे रहा है, डिटेन किए हुए। और उसमें देखिए अच्छा उसकी वजह क्या है कि ये इन डॉक्टर्स ने जो देखा है, तो इन डॉक्टर्स को इजराइल मार भी नहीं पाया। कितने फिलिस्तीनी डॉक्टर्स को तो मार दिया। इन डॉक्टर्स ने जो देखा है वो जब वो बोलेंगे आगे जाके तो क्या होगा सोचिए। अब एक उसमें से डॉक्टर कह रहा है कि अस्पतालों में जिस तरह से इजराइल ने अस्पतालों को तबाह किया,
लोगों को मतलब फिलिस्तीनी जो पेशेंट्स थे बेचारे, उनकी आंखों में पट्टी बांध के उनको नंगा किया गया। उनको जो अपने जो क्रचेस में थे, यानी जो जो डिसेबल्ड थे, क्रचेस में चल रहे थे, उनको धक्का दे दे के जमीन पे गिराया गया। और उसके बाद जो बाकी जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, उनको किसी को मुर्गा बनाया गया, किसी को ये कराया गया, बहुत ही गंदी तरह से उनके साथ ट्रीटमेंट करके इजरायली सोल्जर्स ने अपनी सेल्फीज उनके साथ ली और बड़ा सेलिब्रेट किया कि देखो हम ह्यूमिलेट कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को। और यही एक बात इजरायली सोल्जर ने आज कही है कि एक्चुअली हमास से ये लोग, आईडीएफ हमास से लड़ाई नहीं, कायदे से ये वहां पर बिल्डिंगें डिस्ट्रॉय करता रहा, सिविलियंस को मारता रहा, और यही ऑर्डर भी था। आप सोचिए, यही ऑर्डर था, क्योंकि एक्चुअली हमास से इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी हमास ऐसे लड़ेगा। नेतन्याहू सोच रहा था कि हमास तो ठीक है, अपने आप जो है वो कितना लड़ेगा, 1 साल लड़ेगा, 1.5 साल लड़ेगा, अपने आप वो खत्म हो जाएगा। हम तो फिलिस्तीनियों को मारना था उसका असली पर्पस था एथनिक क्लेंजिंग, कि फिलिस्तीनियों को यहां से साफ करना। तो इसलिए उसने आर्मी को ऑर्डर दिया हुआ था कि फिलिस्तीनियों को मारो। लेकिन उस चक्कर में हमास मजबूत होता चला गया, और हमास ने जब काउंटर अटैक किया तो आईडीएफ के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखिए, क्लासिक ये बात हुई है। इसको कुछ समझे ना समझे अलग बात है। वो जो आपका क्रेडिबल हिस्ट्री है उससे जाके पूछिए, वो जो 2 कौड़ी का है जिसको आप लोग देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, नवंबर में जो एक और ऐसी घटना हुई थी, और डॉक्टर रूपा मारिया, एक जो अमेरिका की फिजिशियन है, उन्होंने भी ऐसी ही बात की थी। उसके बाद देखिए, जो एक अल जजीरा से एक इंटरव्यू में हमास के सीनियर पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ, मतलब सीनियर मेंबर हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के, उनसे पूछा गया कि अब आगे जो है आपकी क्या, मतलब आगे कैसे गवर्न करना है गाजा को। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमास का एक विजन है गाजा को अब कैसे गवर्न करना है। और पहली बात तो उन्होंने किसी फॉरेन अटेम्प्ट को रिजेक्ट किया, कि कहीं कोई बाहरी अरब देश का या कोई अमेरिका इजराइल द्वारा इम्पोज एडमिनिस्ट्रेशन हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा 2 ही रास्ते हैं, या तो कोई नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बने जिसको हम बनाएंगे, और दूसरा ये है कि हम अभी फिलहाल टेम्पररली हम तमाम जो रेजिस्टेंस फैक्शंस हैं जो हमारे साथ मिल के लड़े मैदान में, हम लोग उनके साथ मिल के सरकार चलाएंगे। और यही इसी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि 70 से 100 बिलियन डॉलर, यानी 100 करोड़, मतलब 100 बिलियन, मतलब 1 बिलियन होता है 100 करोड़। तो आप सोचिए, 100 बिलियन का मतलब हो गया कि करीब 10 बिलियन, 10,000 करोड़ डॉलर, 10,000 करोड़ डॉलर जो है 100 बिलियन डॉलर्स कम से कम गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में, केवल नॉर्थ गाजा के रिकंस्ट्रक्शन में लगेंगे। अभी तो मिडिल, मतलब ये सेंट्रल और बाकी गाजा की बात नहीं हो रही है। उसको लेके कई समिट्स प्लान कर रहा है हमास, कि जिसमें इन्वेस्टर्स को बुलाएगा, लोगों को बुलाएगा, फंड रेजिंग करेगा, और गाजा के रिकंस्ट्रक्शन की बात वो शुरू करेगा। उसके बाद देखिए, जो नेतन्याहू जो ये कहता था कि हमास के लीडर नियो नाजीज हैं, उल्टा हमास कहता था ये जियो नाजीज हैं। ये जो सारी बात है, इन सारी बातों को लेके इजराइल के ही बुद्धिजीवियों ने कहा कि इस तरह की जो बातें हैं जो नेतन्याहू करता था, इसका अब कोई मतलब नहीं रह गया है। हमास की सरकार लौट आई है और हमको उस पूरी सिचुएशन को स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। उसके बाद देखिए, जो इजरायली फॉरेन मिनिस्टर गिदियोन सार है, इन्होंने कहा कि नहीं, हम हमास के रूल को रिजेक्ट करते हैं। तो उनसे पूछा गया, जो फिनलैंड के फॉरेन मिनिस्टर है, उनसे बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने पूछा कि इसके अलावा विकल्प क्या, ये तो बताओ। तो उनका कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते थे कि हम वापस लड़ाई पे जाए। अभी कितने होस्टेजेस, अभी बहुत सा, अभी वो मोसाद की जो जासूसी एजेंट है वो भी छूटी नहीं है। उसके बाद देखिए, जो लगातार गाजा के जो रबल में बॉडीज हैं वो निकल रही हैं, करीब 14 डिकम्पोज बॉडीज अभी निकली। फिर जो यूएस के मिडिल ईस्ट एनवॉय विटकॉफ है, वो गाजा पहुंचे, उन्होंने इंस्पेक्शन किया फर्स्ट हैंड। उन्होंने कहा हम किसी की सुनी सुनाई बात पे नहीं मानेंगे। इंस्पेक्शन किया क्या हालात हैं, और वो नेतन्याहू से मिलने गए, और वो नेतन्याहू को यही मैसेज देने गए हैं कि
तुम सीज फायर को स्टिक करो, आगे बढ़ाओ, इसको परमानेंट सीज फायर में बदल दो। उसके बाद देखिए जो मेन लेसन हैं, कई इंटेलेक्चुअल्स जो अरब इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका पूरी एक एनालिसिस आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि इजरायली आर्मी, देखिए मुख्य वजह सीज फायर की ये थी कि इजरायली आर्मी डिमोरलाइज हो गई थी, टूट गई थी, और नेतन्याहू के देश के अंदर जो पूरी लड़ाई चल रही है, जैसे मैंने बताया 3 फैक्शंस हैं, उस आपस में लड़ रहे हैं, उधर से एक अलग फैक्शन है, वो मतलब ऐसे कह लीजिए 3 मेन है, लेकिन वो जो एक और जो सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को लेके जो झगड़ा हो रहा है, जो इसमें बेसिकली सेक्युलर जायनिस्ट हैं, जो फिलिस्तीनियों को दबाना तो चाहते हैं लेकिन नेतन्याहू को पसंद नहीं करते, तो वो पूरा जो एक झगड़ा है वो भी इसमें है। उसके बाद इजराइल इधर उधर अपना कुछ खान यूनिस में कुछ जो गाजा के फिशरमैन हैं उन पे कुछ गोली चलाता रहा, ये करता रहा। अब जो दूसरी बड़ी खबर आती है वो ये आती है कि इजराइल में बड़े स्तर पे लोग माइग्रेट किए, और उसमें देखिए जो रशिया में इजरायली एम्बेसडर हैं सिमोन हालपेरिन, उन्होंने कहा कि भारी मात्रा में जो रशिया के जूस माइग्रेट किए थे इजराइल, वो वापस लौट रहे हैं। इसको लेके और भी काफ़ी आंकड़े आए हैं और कि कितना नुकसान इजरायली इकोनॉमी को हुआ है। इजरायली इकोनॉमी पूरी तरह से कहीं ना कहीं टूट गई है, और द रेट ऑफ परमानेंट इमिग्रेशन, मतलब जो इजरायलियों का बाहर जाना है उसका जो रेट है 285% बढ़ गया है 7 अक्टूबर के बाद, 285%। देखिए पूरा ये येडियोत एरोनॉट के आंकड़े हैं। उसके बाद देखिए उसमें जो 20 से 45 साल के लोग हैं वो लोग सबसे ज़्यादा हैं 48%, और उसके बाद जो है 27% वो हैं जो 18 साल के नीचे हैं। और मेन जगह जहाँ से लोग इजराइल छोड़ के जा रहे हैं, तेल अवीव, हाइफा, नेतन्या, जेरूसलम, बात-याम, उसके बाद नॉर्दर्न, क्योंकि वो जो सेटलर्स हैं नॉर्थ पे हिजबुल्ला के बॉर्डर पे, ज़्यादातर वो लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं। जो गाजा के भी सेटलमेंट के पास है वो भी लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड के हैं, तो वो उनके पास उतना धन भी नहीं कि वो जा सके। लेकिन अभी देखिए जो डेमोग्राफी है, जो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स है, वो इजराइल की चेंज हो रही है। इस समय देखिए बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, लगभग 1 करोड़ पॉपुलेशन, अगर आप पूरे इजराइल को आप अगर मिला दीजिए और उसमें से आप अभी उसको गाजा वेस्ट बैंक की पॉपुलेशन को माइनस कर दीजिए, 1 करोड़ पॉपुलेशन है जिसमें 7.7 मिलियन जूज हैं, यानी करीब 70 लाख जूज हैं 1 करोड़ में, और उसमें करीब 2.1 मिलियन अरब्स हैं, यानी 20 से 21 लाख उसमें अरब्स हैं। 77 लाख समझिए जूज हैं, 21 लाख अरब्स हैं जो उस 1 करोड़ में जो इजराइल अभी है गाजा वेस्ट बैंक को छोड़ के। और ये आप देखिए कि और 21 लाख जो अरब हैं, इसमें अगर आप गाजा के करीब 20-22 लाख को मिला दीजिए तो ये 40-45 लाख हो जाता है। वेस्ट बैंक के 30 लाख को आप मिला दीजिए तो 70 लाख पहुंचता है। यानी जो पॉपुलेशन पैरिटी है, मतलब अगर 77 लाख जूज हैं तो लगभग 70 लाख अरब्स वेस्ट बैंक गाजा मिला के इजराइल में उस पूरे एरिया में है। और ये एक जो ताकत है इसकी भी देखिए कहीं ना कहीं भूमिका रही है। इजराइल को लग रहा था कि अगर ज़्यादा ही लड़ाई चली और अगर जो हमारी टेरिटरी में जो अरब्स रह रहे हैं, जो इजराइल के सिटीजन हैं, हालांकि 2 दर्जे के, वो भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इजराइल का क्या है कि इट इज इन अ स्टेट ऑफ रेगुलर डिप्लीशन, मतलब उसमें रिसोर्सेज की कमी, मैन पावर की कमी, टैलेंट की कमी। सबसे बड़ी बात है ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है। और $7 बिलियन करीब $7 बिलियन इजराइल से ट्रांसफर हुए हैं बाहर केवल 2024 में। ये 7 अक्टूबर के बाद जो हुए 3 महीने में वो, और अभी जो और हो रहे हैं वो नहीं इंक्लूडेड। $7 बिलियन वो हुए हैं। उसके बाद देखिए फिर से एक इजरायली हॉस्पिटल से आंकड़ा आया कि 15,000 इजरायली सोल्जर्स ये लोग इंजर हुए हैं, और अभी आर्मी कह रही है कि 5,667 इंजर हुए हैं। आर्मी का कहना 824 मारे गए, जबकि 15,000 इजरायली सोल्जर्स अगर वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री और आर्मी में झगड़ा हो रहा है। डिफेंस मिनिस्ट्री कह रही है 15,000 घायल हैं और ये IDF कह रहा है 5,700
ये 5,667 घायल है। अब मृतकों में अगर आप ये कर दीजिए, अब 5,000 ये कह रहे हैं 15,000 यानी 3 गुना ज्यादा। तो अगर मृतकों में आप कर दीजिए, तो मृतकों में भी 3 गुना आप कर दीजिए, तो आपको कम से कम ये लगेगा कि अरे भाई ये 3 से 4,000 कम से कम इजरायली मारे गए हैं इनके कहने पे। बाकी जो मर्सिनरीज बाहर से आए थे उनको भी अगर मिला लिया जाए, सारी चीजें कर लिया, तो फिर खैर कुछ भी कोई भी फिगर हो सकती है। उसके बाद देखिए जो हमास ने ये भी आज बताया कि इजराइल से उसने जो इजराइल की जो टेवर राइफल्स होती हैं सेमी ऑटोमेटिक, वो उसने हमास ने एक बड़ी संख्या में जब्त की हैं। और इस पूरी लड़ाई जो पिछले साल लड़ाई चली उसमें उसने जब्त की हैं और उसने इसको दिखाया भी। फिर देखिए एक सिडनी में ने ऑस्ट्रेलिया की एक जो रांडा अब्देल फतेह, ये एक लॉयर है, नॉवेलिस्ट है और डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी जो है मैक्वेयर यूनिवर्सिटी सिडनी की, ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने एक मैसेज लिखा, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है वो वहाँ, कि मई 2025 तक इजराइल ख़त्म हो जाएगा। और ये उन्होंने पूरा एक एनालिसिस करके उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि ये जो एक ज़ायनिज़्म एक डेथ कल्ट है, यानी पूरा एक जो शैतान का वो एक अड्डा है, शैतान का कल्ट है। और लेकिन मई 2000, अच्छा इनको थोड़ा सा इंट्यूटिव भी माना जाता है, मतलब ये कुछ प्रेडिक्शंस भी करती हैं जो काफ़ी हद तक सही भी हुए। तो इनका ये प्रेडिक्शन बड़ी गंभीरता से लिया गया ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इनके खिलाफ जो वहाँ की जो स्काई मीडिया है और जो ऑस्ट्रेलिया में जो ऑस्ट्रेलिया भी इजराइल के साथ है, तो वहाँ पर इनको काफ़ी कुछ प्रोसिक्यूट करने की इनको कोशिश हुई है। और फिर देखिए जो अंतिम बात कि जो इजराइल है, इजराइल में जो मई 225 की बात इन्होंने कही ये खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत सारे उसमें फैक्टर्स हैं। इलेक्शंस अब ड्यू है, जनता वहाँ इलेक्शन चाहती है। वो ये चाहती है कि उसको ये एक से मिले कि ये जो नेतन्याहू ने किया 7 अक्टूबर 2023 से अभी तक, और इतने होस्टेजेस मारे गए, उसने जो वादा किया था हमास भी खत्म नहीं हुआ, तो इस पे जनता इजराइल की अपना एक वोट देना चाहती है। और इस वोट को ये अगर वोट ये पड़ गया, यानी इलेक्शन अगर अनाउंस हो गए, और जो कि होने हैं 80% 90% से ज़्यादा, ये क्योंकि ट्रंप ने जिस दिन ट्रंप ने ये कह दिया कि इलेक्शन कराओ, इजराइल को इलेक्शन कराना पड़ेगा। और इलेक्शन वहाँ के लोगों की मांग है, वो होके रहेंगे। और जिस दिन इलेक्शन हुए, तो आप सोचिए जो देश इलेक्शन में जा रहा है, जो ये सब कर रहा है, वो अब गाजा में दोबारा हमला करने का दुस्साहस नहीं करेगा। अगर किया उसने तो बुरी तरह से मारा जाएगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी के साथ देखिए आज का प्रसारण समाप्त होता है। मैंने शुरू में जो बातें कही वो उस पर मैं कायम हूँ, और कल मैं कुंभ पे वीडियो डालूंगा। उसके अलावा मैं कोई वादा नहीं कर रहा हूँ। धन्यवाद।